हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर का यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 2 से आया हुआ एक आपका लेसन न्याय। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस अगर आप उठाकर देखेंगे तो हर बार आपको 101% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, न्याय क्या है, न्याय के आयाम बताइए, या फिर रॉल्स का न्याय सिद्धांत क्या है। तो कहने का मतलब ये है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको 20 नंबर पूरे अपने पक्के करने हैं, उन्हें सिर्फ ये वीडियो देखनी है और उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा कि अगर न्याय से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें अपने 20 नंबर कैसे उनको ग्रैब करने हैं। तो चलिए वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2 के अंदर से आपका एक और लेसन जिसका नाम है न्याय। अब अगर हम बात करें जस्टिस की या न्याय की, तो न्याय शब्द है क्या और न्याय के बारे में अलग अलग विचारकों की क्या राय रही है और आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से न्याय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अरस्तु जो है, राजनीति के जनक जो हैं, उन्होंने न्याय को लेकर क्या बोला है। उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने कहा था कि बांसुरिया यानी कि जो फ्लूट होती है, बांसुरी उन लोगों को बांटी जानी चाहिए जिन लोगों को वो बजाने आती हो। यानी कि कहने का ये तात्पर्य है कि आपको वो चीज मिले जो आपके हक में है, यानी कि जो वाजिब हिस्सा है आपको वो मिले और जिस चीज के आप योग्य हो आपको वो मिले, वही न्याय कहलाता है। अब ऐसे ही अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग धारणाओं के बारे में हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिरकार न्याय शब्द है क्या। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि हम लोग को आपको पता होगा कि 20 नंबर का एक क्वेश्चन लिखने के लिए आता है, तो स्टूडेंट 20 नंबर आपको पूरे के पूरे लेने हैं। तो वो 20 नंबर आपको कैसे मिलेंगे? सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? इंट्रो लिखना होता है। तो ये सबको पता होगा कि इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका, प्रस्तावना या उसे हम कहें पृष्ठभूमि, तो ये सबसे पहले लिखना होता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक थोड़ा सा मसाला डालते हैं कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की जो परंपरा में न्याय की जो अवधारणा रही है, वो हमेशा से प्राचीन काल से ही क्या रहा है कि राजनीति विज्ञानों के प्रेरणाओं की रचनाओं में अपने बदलते आयामों के साथ में एक प्रमुख मुद्दा रहा है। यानी कि न्याय जो है हमेशा से प्रमुख मुद्दा बनके रहा है। और अगर हम देखें तो हमारे भारतीय ग्रंथों के अंदर, हमारे जो भारतीय ग्रंथ हैं उसके अंदर न्याय को क्या बोला गया है? न्याय को जोड़ा गया है धर्म के साथ में। अब कैसे जोड़ा गया है, चलो मैं भी आपको बता देता हूं कि जिसका मतलब है कि ऐसी बनाई हुई व्यवस्था का पालन करना जो व्यक्ति को न्यायपरायण बनाने और एक न्यायपूर्ण समाज की रचना और उसके विकास के लिए श्रेयस्कर हो सके। यानी कि आपने पहले देखा होगा, पहले धर्म के साथ में न्याय जोड़ा जाता था, यानी कि जान जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये क्या हुआ करता था? ये कोई एक ऐसी न्यायपूर्ण समाज की रचना के अंतर्गत बताई है, उनकी एक ऐसी व्यवस्था है जो पहले से बनी हुई है और उसको कोई झुटला नहीं सकता। अगर एक बार किसी ने बोल दिया कि फांसी, तो इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम पर धर्म से जोड़ने के बाद में ये चीज देखी जाती थी कि एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। तो न्याय की धारणा राजनीति दर्शन, कानून शास्त्र, नीति शास्त्र आदि अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण विषय भी रहा है। तो राजनीति शास्त्र जो है वो क्या रहा है? वो जो है सॉरी, तो यहां पर हम बात करेंगे किस चीज की, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो राजनीति शास्त्र जो है, राजनीति धारणा जो है, राजनीति दर्शन, कानून शास्त्र, नीति शास्त्र आदि अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। न्याय का संबंध धर्म से नैतिकता, समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति, कानून, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि से जोड़ा जाता है। तो यानी कि न्याय का संबंध जो है वो इन सब चीजों से जोड़ा गया है। तो स्टूडेंट ये चीज तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो समाज की हर धारणा का मूल्यांकन न्याय की कसौटी पर किया जाता है। अगर हम समाज के अंदर किसी भी धारणा की बात करेंगे, किसी भी मूल्य की बात करेंगे, तो उसका मूल्यांकन किससे जुड़ा हुआ है? न्याय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखो हर समाज में न्याय की अपनी अपनी धारणा होती है, जो उस समाज के संपूर्ण आचार व्यवहार संबंधी आदि की अच्छाई बुराई को मापने की कसौटी होती है। देखो हम बोलते नहीं है कि हर सोसाइटी के अंदर अपने अपने तरीके से, अपने अपने समाज में जो है लोग अपने न्याय को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। किसी के लिए कुछ न्याय तो किसी के लिए कुछ न्याय। समय और परिस्थिति के साथ में न्याय की अवधारणा में परिवर्तन आता रहा है। अब न्याय के जो शास्त्रीय विद्वानों ने, जो सबसे पहले अरस्तु है ना और प्लेटो, इन्होंने क्या बोला? समाज के उत्पादक वर्ग, दार्शनिक वर्गों के बीच में संतुलन को न्याय माना है। कि अगर हम बात करें कि जो उत्पादक वर्ग है और जो दार्शनिक वर्ग है, इन दोनों के बीच में अगर हम संतुलन की बात करें, ठीक है, ये तराजू है पूरा, और इन दोनों के बीच में अगर हम इक्वलिटी की बात करें बिल्कुल, तो क्या होगा? तो ये न्याय है, यानी कि ये न्याय कहलाएगा। आगे बोला गया है कि वहीं आधुनिक न्याय की अवधारणा को देखा जाए तो वो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के आदर्श के अंतर्गत समन्वय पर प्रयत्न करती है। समन्वय का मतलब क्या होता है? तालमेल, ठीक है, तालमेल।
आगे हम बात करेंगे न्याय की परंपरागत अवधारणा के अंदर आपको क्या जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि परंपरागत न्याय की अवधारणा को विकसित करने में जो यूनानी दार्शनिक है प्लेटो और अरस्तु, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो भैया जो राजनीति के जो पप्पा जी हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। तो प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक के अंदर न्याय की एक संकल्पना के बारे में भी विस्तार से बताया है। अब प्लेटो ने जो है उन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा है रिपब्लिक, उसके अंदर उन्होंने न्याय के बारे में बहुत अच्छी तरीके से विस्तार से वर्णन किया है, बहुत डीपली बताया है कि भाई आखिरकार न्याय होता क्या है। तो प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो बताते हैं कि समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो दार्शनिक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है और एक उत्पादक वर्ग है। अब ये जो तीनों वर्गीकरण मनुष्य में परिलक्षित गुणों के आधार पर प्लेटो करता है। वो क्या कहते हैं कि जो उनके गुण हैं उनके आधार पर उनको अलग अलग बांटा गया है। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बोला गया कि जब हर वर्ग अपने कार्य से ही समृद्ध रहता है, केवल वही कार्य करता है जिसके लिए वह प्राकृतिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो दूसरे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, और उस स्थिति में राज्य में न्याय वास्तव में चरितार्थ होता है। यानी कि आप वो काम कर रहे हैं जिसके आप योग्य हैं, जिसके लिए आप समृद्ध हैं, और उस कार्य में आप हस्तक्षेप नहीं करते जो आपसे नहीं हो सकता। यानी कि भैया वो बोलते हैं ना कि हर काम हर किसी के बस की नहीं होती, तो जो जिसका काम है, वो बोलते हैं जिसका काम उसी को साजे और दूजा कीजिए तो डंका बाजे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो काम है, आप जिस काम के अंदर समृद्ध हैं, आप जो कर सकते हैं आप सही वही कीजिए, तो वही क्या है, वो एक न्याय कहलाता है। अब प्लेटो ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई सर्वोत्तम समाज की परिकल्पना, सर्वोत्तम समाज की परिकल्पना की है और उसमें राज्य का शासन दार्शनिक वर्ग के हाथों में होगा। उन्होंने क्या बोला, ये जो शासन करेगा वो कौन करेगा? दार्शनिक वर्ग करेगा, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा वर्ग है जो शासन की बारीकियों को, पेचीदगियों को, यानी कि उनकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है उनको समझ सकता है और सही शासन कर सकता है। तो ये प्लेटो जी कहते हैं कि भैया सर्वोत्तम समाज अगर आपको बनाना है तो सर्वोत्तम समाज के अंदर जो शासन है वो किसको दे दो? दार्शनिक वर्ग को दे दो, क्योंकि दार्शनिक वर्ग हर चीजों को जानता है और इस वर्ग को परिवार और संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेगा? ये सिर्फ शासन करेगा। ऐसी अगर हम बात करें दूसरा वर्ग सैनिक वर्ग, इसका कार्य क्या होगा? राज्य में शांति स्थापित करना, यानी कि शांति बहाल करना, राज्य की सुरक्षा का दायित्व उसके हाथ में होगा। उसकी क्षमता इस तरह की होगी कि वह सिर्फ इसी व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। तो दूसरा वर्ग किसको बोला गया? दूसरा बोला गया सैनिक वर्ग। कि सैनिक वर्ग का काम सिर्फ एक ही काम होगा कि वो क्या करेगा? वो राज्य के अंदर शांति बहाल करेगा, राज्य की सुरक्षा का दायित्व संभालेगा। और उसके बाद में आता है उत्पादक वर्ग। ये समाज का वह वर्ग होगा जिसे समाज में विभिन्न तरह के अन्य सभी कार्यों में संलग्न होने की पूरी छूट होगी। कुछ भी जो चाहे वो करो, मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं होगी। देयर इज नो बाउंडेशन, देयर इज नो स्टॉपिंग, मतलब आपको कोई भी स्टॉप करने वाला बंदा नहीं होगा। समाज का यही वर्ग है जो पारिवारिक जीवन निभाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति जिस कार्य को करने की क्षमता रखता है उसे कार्य में लगना, राज्य में न्याय का यथोचित सम्मान होगा। यानी कि राज्य यहाँ पे सर्वोत्तम समाज कौन सा होगा? जिसके अंतर्गत 3 वर्गों को अलग अलग बांट दिया गया है और बता दिया गया है कि पहला वर्ग होगा दार्शनिक वर्ग जो क्या करेगा? शासन को चलाएगा। दूसरा वर्ग होगा सैनिक वर्ग जो क्या करेगा? राज्य के अंदर शांति और राज्य की सुरक्षा का दायित्व संभालेगा। और तीसरा वर्ग आता है वन एंड ओनली उत्पादक वर्ग। इसका काम क्या होगा भैया? ये पूरी तरीके से सब में छूटी है और जो करना चाहे वो कर सकता है। समाज का यही वर्ग होगा जो पारिवारिक जीवन को निभाएगा। अब उसके बाद चलो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि अरस्तु ने क्या बोला। देखो अरस्तु जो है वो बताते हैं कि न्याय की अवधारणा को मानवीय संबंध से जोड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में इसी संकल्पना को प्रमुख मानता है। वो कैसे? अरस्तु के विचार में न्याय की अवधारणा प्रयुक्त तौर पर 2 तरह की है, जैसे कि वितरण न्याय और परिशोधनात्मक न्याय, प्रतिकारात्मक न्याय। अब आपके मन में ये रहा होगा कि भाई जो न्याय की अवधारणा यहाँ पर दी गई है प्रायोगिक तौर पर, ये जो 2 तरह की है, वितरण न्याय कौन सा होता है ना, या जिसको हम परिशोधनात्मक न्याय भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा कौन सा है इसमें? प्रतिक्रियात्मक न्याय। अब ये अगर हम देखें तो वितरण न्याय का निहितार्थ क्या है? समान लोगों को समान भाग और असमान लोगों को असमान भाग। यानी कि कहने का मतलब क्या है? जो अच्छे हैं उनको पुरस्कृत करो और जो बुरे हैं उनको दंडित कर दो, यही न्याय है। कहने का मतलब क्या है कि भैया इसने जो है किसी की जान बचाई तो इसको इनाम दे दो, और इस बंदे ने उसकी जान लेने की कोशिश की तो इसको दंड दे दो। कहने का मतलब क्या बोला गया यहाँ पे साफ साफ कि भैया जो लोग, मतलब जो लोग अच्छे हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार, जो लोग बुरे हैं उनके साथ में बुरा व्यवहार, ये भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या बोला गया कि भाई समान लोगों को समान भाग दे दिया जाए और असमान लोगों को असमान भाग दे दिया जाए। परंतु ऐसा अगर हम कहेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं तक ये न्याय संगत नहीं होगा। इसका अर्थ ये भी है कि शक्ति और संरक्षण का वितरण व्यक्ति की योग्यता और योगदान के अनुरूप ही होना चाहिए। अरस्तु ने ये भी कहा, देखो जो मैंने आपको लाइन स्टार्टिंग में बताई थी, द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आई टोल्ड यू वन लाइन, वो लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु ने बोला कि यदि बांसुरियां बटती हैं तो उन लोगों में बटनी चाहिए जिन्हें
बांसुरी वादन की क्षमता है, यानी कि बांसुरी बजाने की योग्यता है, कैपेसिटी है, एबल है। और इसी प्रकार केवल उन्हीं लोगों को शासन करना चाहिए जिसमें शासन करने की क्षमता हो। ऐसा नहीं भैया चूरन बिठा दिया कोई भी शासन कर लेगा, तो भैया ऐसे शासन नहीं चलेगा। शासन करने के लिए भी उस व्यक्ति को चुना जाना चाहिए जो शासन की बारीकियों को और पेचीदगियों को जानता हो, उसे पता हो शासन कैसे चलेगा। समानता की इस अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व वास्तव में प्राप्तकर्ता की क्षमता और सामर्थ्य के अनुपात में होना चाहिए। अब जिसको मिल रहा है, जिसके पास में वो चीज मिल रही है ना, तो सिंपल सी बात क्या है कि जो प्राप्त करता है उसके पास में वो क्षमता होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, तभी न्याय है, अन्यथा न्याय नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई साहब हम आगे चल लेते हैं, न्याय की आधुनिक संकल्पना क्या है और उसके बाद में उसके आयाम के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसके बाद आपका न्याय से संबंधित जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है और जिसमें आपको 20 नंबर लेने हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। तो जितना मैंने आपको यहाँ पर जो है सिरे हाईलाइट किया गया है इतना ही आप लोग बस लिख कर आ जाइए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो चलिए आगे चल लेते हैं कि न्याय की अवधारणा जो प्लेटो और अरस्तु ने दी है उसमें आज के आधुनिक समाज के न्याय की संकल्पना काफी अलग है। कि जो न्याय की अवधारणा जो प्लेटो और अरस्तु ने दी थी ना सबसे पहले, जो प्लेटो अरस्तु कौन थे, राजनीति के पप्पा जी। तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने जो भी न्याय की आधुनिक समाज के अंदर जो संकल्पना है वो थोड़ी सी अलग है उस न्याय अवधारणा से जो प्लेटो और अरस्तु ने दी थी। न्याय को आज उपयोगिता के आधार पर देखा जाता है। न्याय के समाज में विभिन्न मूल्यों के वितरण से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और इसे सामाजिक एक मानवीय आयाम भी दिया गया है। अब अलग अलग विचारक भी अपनी अपनी चुन करेंगे यहाँ। तो रूसो ने क्या बोला, सर्वहित का आधार दिया, वही जेरमी बेगम ने क्या बोला है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का आधार न्याय है। जितने ज्यादा लोग खुश होंगे, जितने ज्यादा लोगों तक सुख पहुंचेगा वो न्याय है। और आगे आगे बोला गया पिन चुबोने और कविता पाठ दोनों से प्राप्त सुखों को एक जैसा माना गया। मतलब अलग अलग विचारक, वही मैंने आपको बताया ना, सब अपनी चुल करेंगे कि भाई किसी को कुछ किसी को कुछ। तो कहने का तात्पर्य क्या होगा, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है कि न्याय की अवधारणा होती क्या है, न्याय से आप क्या समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हम थोड़ी सी परिभाषाएं भी देख लेते हैं, भाई ये भी जरूरी है क्योंकि आप जब आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप भूमिका दोगे, पृष्ठभूमि दोगे या फिर प्रस्तावना दोगे, तीनों में से कोई एक भी चीज, मतलब जो आप लिखना चाहते हो हेडिंग में। उसके बाद आप बताओगे कि भाई वो क्या है, फिर आप बोलोगे न्याय की परिभाषा क्या है। आप उसके अंदर मैरियम के अनुसार बता सकते हो, न्याय उन मान्यताओं और कानूनी प्रक्रियाओं का योग है जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य को उचित सुविधाएं जुटाई जाती है, कि एक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को वो चीज मिल जाए जो कि वो उसके लिए उचित है। अब बैन पीटर्स ने क्या बोला, न्याय का अर्थ यह है कि जब तक भेदभाव किए जाने का कोई उचित कारण ना हो तब तक सभी व्यक्तियों से एक जैसा व्यवहार किया जाए, और यही न्याय है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर जो इन्होंने बैन पीटर्स ने और मैरियम ने इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, जो कि आपको अपने 20 नंबर लेने में मदद करेगी। इसको आप जरूर मेंशन कर देना, टीचर देख के इम्प्रेस हो जाएगा कि चलो बच्चे ने भाई साहब पर्टिकुलर किसी विचारक के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, सिर्फ अपनी विचारधारा को अग्रगण्य नहीं किया है। आगे हम बात करते हैं न्याय के आयाम। तो ये 3 आयाम आपको यहाँ पर जो है ऐसे करके 3 या 4 आयाम जो है ये आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, ये 3-4 आयाम लिखने के बाद में भैया आपके 20 नंबर लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए जल्दी से हम समझ लेते हैं कानूनी न्याय है क्या। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि कानूनी न्याय का संबंध उन सिद्धांतों और कार्यविधियों से है जो किसी राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होती है। कानूनी न्याय का मतलब क्या हो गया कि भाई कानूनी न्याय का संबंध उन सिद्धांतों से या उन कार्यों से है जो उस राज्य के कानून ने बनाया है, और ऐसी संपूर्ण व्यवस्था न्याय कहलाएगी, है ना। और कभी कभी कानूनी और प्राकृतिक न्याय में अंतर किया जाता है। प्राय ये माना जाता है कि प्राकृतिक न्याय कुछ आधारभूत सिद्धांतों के संबंध में रहता है, जबकि जो कानूनी न्याय का संबंध है वो सिर्फ कानूनों, रीति रिवाज और मानव अधिकरणों द्वारा निर्मित और पारित पूर्ण निर्णयों से होता है। यानी कि जो पहले से कानून, यानी कि समाज में जो निर्णय लिए गए हैं, समाज के द्वारा जो लागू किए गए हैं, उन सब चीजों से संबंधित होता है। दूसरी ओर नैतिक न्याय, ये कौन सा होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, व्यक्ति के रूप में हमारा क्या अधिकार होता है, क्या कर्तव्य होते हैं। तो कानूनी न्याय तो ज्यादातर इन अधिकारों और कर्तव्यों को लेकर ही सुरक्षित करता है। न्याय संगत कानून बनाने के लिए आवश्यक कानून बनाने वाली व्यवस्था भी न्याय संगत हो। ऐसा नहीं है भैया जी जो कानून बना रही है वही व्यवस्था थोड़ी सी करप्ट है, वही भ्रष्टाचारी है, तो वो क्या न्याय संगत कानून बनाएगी। तो कानून न्याय आपको समझ में आया। उसके बाद में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो कौन सा है, तो दूसरा स्टूडेंट हमारा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है आपका राजनीतिक न्याय। तो राजनीतिक न्याय में क्या, देखो राजनीति के और न्याय के राजनीतिक आयाम का मतलब है सर्व सामान्य की सत्ता में सामान्य भागीदारी का अवसर। कि भाई प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस पूरे देश के अंदर निवास करता है उसको पूर्ण अधिकार है कि वो चुनाव में वोट दे सकता है,
ठीक है, किसी भी राजनीतिक पद की प्राप्ति का मार्ग उसके लिए खुला रहेगा। वो वहां पर जो है अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है उस चीज के अंदर, कोई भी सरकारी पद ग्रहण कर सकता है। और इसका ये भी मतलब होता है कि राजनीतिक सत्ता का जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही इस्तेमाल किया जाए और जनता के प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। यानी कि जो भी जनता के प्रतिनिधि होंगे वो जनता के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। भैया अगर हमारे प्रति उत्तरदार नहीं होंगे तो फिर हम उनको वहां तक पहुंचाएं ही क्यों, है ना। तो प्रभु सत्ता जनता में निहित होना चाहिए कि जो प्रभु सत्ता है, यानी कि जो पूरी की पूरी डेमोक्रेसी है, पूरी की पूरी शासन की जो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो वो जो है वो लोगों के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्पमत की अपेक्षा भी जो है समाज के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया इधर की साइड में तो जो है 30 सीटें हो चुकी हैं और इधर की साइड में 10 सीटें वालों को हम लोग को नकार दें, ऐसा नहीं है भैया, ये भी हमारे लिए पावरफुल बंदे हैं। क्यों? क्योंकि यही तो वो पक्ष है जो इस पक्ष की ऐसी तैसी करेगा कि अगर ये कोई काम गलत करेगा तो यही तो अपने आप को लाने के लिए बीच में अड़ंगा डालेगा ना कि भाई ये गलत है ये नहीं है ना। तो ये भी बहुत जरूरी होता है। आगे चलते हैं जरा हम उसके बाद। तो स्टूडेंट उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा सामाजिक न्याय का। तो देखो जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि प्रजातांत्रिक समाज की स्थापना के साथ लोकतंत्र में न्याय की भावना को विभिन्न मूल्यों और लाभों के समान वितरण के साथ देखा जाता है। यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है इसमें बताया गया है कि भाई जब तक हमारे जितने भी मूल्य हैं, जितने भी लाभ हैं, उनको समान तरीके से बांटा जाए, ठीक है, तो वही सामाजिक न्याय है। इसका मतलब है समाज के हित में राज्य द्वारा किए गए ऐसे प्रावधान जो सभी वर्गों को समान हक और अधिकार दिलाते हो और उनका समर्थन करते हो। समाज में एक संतुलित स्थापित करने की कोशिश इस प्रक्रिया सामाजिक न्याय की भावना के द्वारा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को समाज के हित में अपने व्यक्तित्व हितों को कुर्बान करना पड़ सकता है, लेकिन क्योंकि समाज के बड़े भाग के लिए लाभदायक है, यह पूर्णतः न्यायोचित होगा। इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे कि हमने कहा भाई कि आपका एरिया है पूरा एक घनी आबादी वाला, अब अचानक से क्या हुआ, यहाँ पर पता चला आपको कि भाई यहाँ से ना एक मेट्रो जा रही है, यूं है ना, ये मेट्रो जा रही है। तो अब इधर के साइड में जितने भी ये जो घर है ना भाई, ये सब टूटेंगे। ठीक है, तो क्या है, अगर हम पहली न्यूज आपको देते हैं कि भाई आपके एरिया में मेट्रो आ रही है ना, मेट्रो आ रही है, तो आप क्या बोलेंगे, जी बहुत बढ़िया, बढ़िया है, सही, अच्छी बात है भाई, डेवलपमेंट हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। बट जैसे आपको पता चलेगा कि इस कार्य के अंदर आपका घर भी जा रहा है, तो आप शायद इस चीज के लिए थोड़े से नाखुश हो सकते हैं कि भाई ये क्या मतलब है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको व्यक्तिगत हितों की कुर्बानी देनी पड़े, अपना घर यहाँ पर से हटाना पड़े क्योंकि हमारे पूरे समाज के लिए अच्छा कार्य होगा, सरकार आपको इसके लिए मुआवजा देगी, अलग से रहने के लिए घर देगी, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर अपने हितों की कुर्बानी करनी पड़ेगी क्योंकि समाज के बड़े भाग के लिए लाभदायक है ना, इन लोगों के लिए तो लाभदायक है ना। तो कहने का मतलब क्या होगा, यही सामाजिक हित होगा। अब इस न्याय का लक्ष्य समाज में समानता लाना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना और गरीबी उन्मूलन हो जाता है, गरीबी को खत्म करना, इसके साथ और बेरोजगारी और अशिक्षा को भी मिटाना इसमें अंतर्निहित होता है। तो कहने का मतलब ये सामाजिक न्याय जो है, तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, आर्थिक न्याय क्या होता है। तो स्टूडेंट चौथा हमारा जो पॉइंट है इसका, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय समाज में वर्ग विभाजन को मिटाने की दिशा में कदम है। यानी कि आपने देखा होगा ना, अलग अलग वर्ग होते हैं, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग। तो विभिन्न विचारधाराओं में इस न्याय को लेकर विरोधाभास प्रकट रहता है। अब देखो चागला यहाँ पर एक विचारक, इन्होंने क्या बोला कि आर्थिक न्याय सामाजिक न्याय के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता को ना प्राप्त कर लिया जाए, जब तक न्याय विशेष महत्व नहीं रह जाता, जब तक आपके पास में आर्थिक स्वतंत्रता ना हो, यानी कि आपके पास में पैसा ही ना हो, जब पैसा ही नहीं होगा तो भैया कहाँ से स्वतंत्र हो आप। आपके घर वालों ने जैसे आपको बोल दिया जी आप पूरे निहारे हो गए, आप अकेले रहोगे, पर आप स्वतंत्र तो हो, पर आपके पास में जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है ना। तो जब जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो सिंपल सी बात है कि भाई अब आर्थिक न्याय कहाँ से होगा। आपके पास में, आप वैसे स्वतंत्र हो पर आप आर्थिक रूप से गुलाम बन चुके हो। तो मार्क्सवादी लेखक जो बताते हैं कि पूंजीवाद तथा इस पर आधारित शोषणकारी आर्थिक व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए। मार्क्सवादी क्या बोलते हैं, जो पूंजीवादी जो लोग हैं इनमें बहुत पैसा है, इस व्यवस्था को खत्म कर दो, ठीक है, और आर्थिक न्याय की प्रथम आवश्यकता यही मानते हैं। परंतु राजनीतिक न्याय हो तो आर्थिक न्याय स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जनता की सरकार जनता के कल्याण के प्रबंध में कार्य करेगी ना। आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए पूंजीवाद को नष्ट नहीं करना चाहते वो बोलते हैं कि भाई पूंजी तथा पूंजीवाद का होना आर्थिक न्याय की मांग है। इसके अनुसार हर व्यक्ति को अपनी कमाई का उपभोग करने का भी अधिकार है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बोलूं तो सिंपल से यहाँ पर हम चीजों को देखते हैं। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन में बताया गया है कि न्याय के विभिन्न आयाम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और सभी लक्ष्य मानव का संपूर्ण विकास ही है। सभी का जो लक्ष्य है वो क्या है कि जितने भी इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं वो सब विकास के ऊपर ही बात करते हैं कि व्यक्तिगत विकास की बात की जा रही है। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर ये समझ में आ गया होगा कि न्याय क्या है, न्याय की परिभाषा क्या है और न्याय के आयाम क्या हैं। तो यहाँ पर आपके 20 नंबर पूरे इसमें आप पक्के होते हैं। और अगर आपका कोई डाउट है या कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए।